इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक मेटेरॉइड बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह मैडी और उसका छोटा भाई जियाओ अपने कुलीग्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं। मैडी के पास एक लॉटरी टिकट भी होता है और उसे ये उम्मीद है कि वो लॉटरी जीत जाएगा और अपनी एक कुलीग शीना का दिल जीत लेगा। कंपनी के प्रेसिडेंट जैंग के आते ही वो निकल पड़ते हैं और एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। मैडी और जियाओ थोड़ा लेट हो जाते हैं और व्हीकल के पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर जैंग उन्हें अंदर ले आता है, जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ एक आदमी उन्हें वेलकम करता है और अपना नाम ब्रिक बताता है। फिर जैंग बताता है कि कंपनी का स्टॉक वैल्यू आसमान को छू चुका है, इसलिए सारे एम्प्लॉयज को 10% से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैडी तो कुछ ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि वो लॉटरी में 60 मिलियन यॉन जीत चुका है। वो हर तरफ भागता है और गाना गाना शुरू कर देता है। सभी सोचते हैं कि वो ज्यादा सैलरी की खबर सुनकर पागल ही हो गया है, लेकिन फिर सबकी खुशी पर पानी फिर जाता है जब एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आती है। ब्रिक कहता है कि सभी लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनकर कूदने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, लहर में चलता हुआ कार्गो शिप भी उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन ब्रिक कोच को कार्गो शिप से बचा लेता है और कोच पानी के अंदर चला जाता है। तभी एक जाइंट वेल उनके पास से आकर गुजरता है और वो सब सांस लेना भूल जाते हैं। फिर लहर कोच को किसी दूसरे दिशा में बहाकर ले जाती है। दोपहर को कोच एक पथरीली सरफेस से टकरा जाता है। सबका बुरा हाल होता है और औरतें मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। मैडी का लॉटरी टिकट अब तक सुरक्षित होता है, जिसे देखकर वो सुख का सांस लेता है। वो जंगल में जाता है तो इससे शीना की चीख सुनाई देती है। उसका पैर पत्थरों के बीच में फंसा होता है। मैडी उसे वहाँ से निकालता है और उसे ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं। अगले दिन ब्रिक सभी को जंगल से कुछ फल ला के देता है, जिसके बाद वो लोग उसे अपनी कंपनी से कांटेक्ट करने का कहते हैं ताकि एक दूसरा शिप वहाँ आ सके। लेकिन ये आइलैंड मेन लैंड से बहुत दूर है और यहाँ कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी काम नहीं करते। तभी प्रोफेसर विल कहता है कि पृथ्वी पर कोई मेटेरॉइड गिर गया है, इस वजह से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब सभी परेशान होते हैं, लेकिन मैडी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो मैंने 60 बिलियन यॉन जीते हैं, उसका मजा लिए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ। वो कहता है कि हमें किसी तरीके से भी इमरजेंसी सिग्नल देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी बारिश होने लग जाती है और सभी पत्थरों के बीच रात बिताने लगते हैं। अगले दिन ब्रेक उन्हें जंगल में लेके जाता है ताकि वो कुछ फल तोड़ सके। इन लोगों को पेड़ पर चढ़ना तो आता नहीं है, इसलिए ब्रेक उनके लिए फल तोड़ कर लाता है। धीरे धीरे उन्हें आइलैंड में रहने की आदत पड़ जाती है। वो लाइफ जैकेट्स को पत्थरों पर बिछाकर इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं और बोर्ड पे रखे हुए टूल से सैटेलाइट बनाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जियाओ बोर्ड को डिकनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ जैंग बेबस होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी धन दौलत इस वक्त किसी काम की नहीं है। फिर ब्रिक उन्हें फल ला के देता है, जिसपे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इसका टेस्ट ठीक नहीं है। अब ब्रिक गुस्से में एक आदमी को कहता है कि अगर टेस्टी फल चाहिए तो खुद जाके तोड़ो, यहाँ तुम लोगों का स्टेटस कोई भी मायने नहीं रखता। अब वो उन सबको जंगल के बीच एक गुफा में लेकर जाता है, जहाँ ये लोग आग जलाकर अपनी रात बिताते हैं। मैडी शीना से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इस आइलैंड से बचाकर जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर ब्रिक को अपना नया लीडर चुनते हैं, क्योंकि आइलैंड पर सर्वाइव करना सिर्फ उसे ही आता था। ब्रिक मान जाता है, लेकिन कंपनी का मैनेजर इस बात से खुश नहीं होता। शीना बेबस फील करती है और गुफा के बाहर जाके चीखती है। जब वो लौटती है तो मैडी पर भी चिल्लाती है। अगली सुबह ब्रिक सबको टीम्स में बांट देता है और उन्हें कहता है कि हर टीम को कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा, वरना यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। एक टीम कुकिंग करेगी, एक टीम पानी लाएगी और एक टीम सब्जियां वगैरह तोड़कर लाएगी। सब उसकी बात मानते हैं और किसी को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे ब्रिक को अपनी नई पोजीशन का जुनून पकड़ लेता है, इसलिए मैडी उसकी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ खुद ही जंगल में घूमने चला जाता है। कुछ समय बाद वो अपने कोलीग्स को बताता है कि जंगल में उसने क्या क्या कुछ सीखा, जिसकी वजह से ब्रिक को गुस्सा आता है और वो शीना को मारने लगता है क्योंकि वो मैडी को खाना देने वाली थी। मैडी और ब्रिक के बीच फिर लड़ाई हो जाती है और ब्रिक मैडी को उल्टा पेड़ पर बांध देता है। जो मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। रात को जियाओ अपने भाई को छुड़ा लेता है और अगले दिन दोनों भाई उनके बनाए हुए बोट पर निकलने का फैसला करते हैं। तभी शीना उन्हें रोकती है। इसी दौरान मैडी उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी डिवोर्स के बाद तुम्हारी लाइफ में खुशी का हर पल मेरा ही दिया हुआ है और मैंने ये लॉटरी इसलिए खरीदी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकूं। लेकिन शीना उसके बारे में ऐसा फील नहीं करती। अब गुस्से में मैडी उसे जबरदस्ती किस करने जाता है, लेकिन वो उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है। फिर दोनों भाई बोट पर निकल पड़ते हैं। मैडी जियाओ को बताता है कि बचपन में हम हद से ज्यादा गरीबी और दुख देख चुके हैं, इसलिए मैं लॉटरी के पैसों से सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। मैं इस आइलैंड से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो एक पोलर बियर की लाश को तैरते हुए देखते हैं। तभी वो उस पोलर बियर को लेकर आइलैंड पर लौटते हैं। फिर ब्रिक दोनों को सजा देता है और उन्हें पानी की जगह जमीन पे बोट चलाने को कहता है। सब उनका मजाक उड़ाते हैं। शीना उस लॉटरी के बारे में सबको बता देती है। तब वो मजीद उन पर हंसने लग जाते हैं। तभी जैंग कहता है कि मुझे भी उन पैसों में हिस्सा चाहिए।
और मैडी कहता है कि लॉटरी के पैसे सिर्फ मेरे हैं। इसी दौरान जेंग अपनी बेटी की फोटो को देखता है तो अपने पैसे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिक की तानाशाही अब हद पार कर चुकी होती है। वो हर किसी को जब चाहे कोई भी काम देता रहता है और किसी को आराम नहीं करने देता। मैडी और जेंग अब उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, इसलिए वो उन्हें सबके लिए फिश पकड़ कर लाने को कहता है। फिश पकड़ते वक्त दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेंग कहता है कि हमें मिलकर इस आइलैंड से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शाम को जेंग सबसे कहता है कि जानवरों की तरह पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढना बंद कर दो। अगर हम इस पृथ्वी पर आखिरी इंसान हैं तो भी कुछ नहीं होता और उस तानाशाही के आगे सर मत झुकाओ। ये सुन के ब्रिक चिढ़ जाता है और कहता है कि इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए इस तरह की लॉजिक नहीं बल्कि रूल्स की जरूरत है। पर बाकी लोग जेंग को सपोर्ट करने लगते हैं। ब्रिक कहता है कि जो लोग मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते वो इस गुफा से बाहर चले जाएं। अब वो लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जेंग, मैडी, जियाओ और कुछ और लोग एक ग्रुप में होते हैं। शीना और बाकी लोग ब्रिक के ग्रुप में चले जाते हैं। जैन की टीम एक पुराने से शिप में जाती है जहाँ उन्हें जरूरत की हर चीज मिल जाती है। वहाँ उन्हें फ्यूल भी मिलता है और धीरे धीरे सबको जैन पे विश्वास होने लगता है। सुबह पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा क्रूज शिप है जो कि उल्टा पड़ा हुआ था। इसी दौरान हम मैडी और जियाओ को देखते हैं जो कि नेट के जरिए मछलियाँ पकड़ रहे थे। इसी दौरान वो ये सपने भी देख रहे थे कि लॉटरी के पैसों से वो क्या क्या करेंगे। दूसरी तरफ ब्रिक की टीम को खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मैडी से शीना की परेशानी नहीं देखी जाती और वो छुपकर उसकी बास्केट में खाना रख देता है, लेकिन शीना खुददार है और वो मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहती। लेकिन जब मैडी उसे साबुन लाकर देता है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ क्रूज शिप के अंदर चली जाती है। नहा धोकर जब वो आती है तो शिप के अंदर पड़ी सारी सप्लाईज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों दिन भर साथ रहते हैं और शाम को शीना बताती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि अचानक से जेंग वहाँ आ जाता है, इसलिए शीना वहाँ से चली जाती है और वो जाकर सभी को इस क्रूज शिप के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो सब लोग भी वहीं आ जाते हैं। यहाँ जेंग बताता है कि सर्वाइवल के लिए हमें एक टीम बनकर रहना होगा। फिर वो बताता है कि हम ताश के पत्तों को करेंसी की तरह यूज करेंगे और हर काम के लिए उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से कार्ड दिया जाएगा, यानी कार्ड्स के बदले हम खाना और दूसरी चीजें खरीद पाएंगे। ब्रिक की टीम को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रिक नहीं मानता और अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मैडी जेंग को याद दिलाता है कि हमें इस आइलैंड से बचना होगा, लेकिन जेंग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। दोनों भाई जेंग की गुलामी नहीं करना चाहते और जंगल की ओर चले जाते हैं। 60 दिनों बाद दिखाया जाता है कि दोनों भाई एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर को अपना शेल्टर बना चुके हैं। मैडी यहाँ इसलिए परेशान था क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 29 दिन बचे थे। उसी के अंदर उसे अपना लॉटरी टिकट इनकैश करना होगा, लेकिन वक्त के साथ उसकी उम्मीदें टूटने लग जाती है और स्पेशल इक्विपमेंट्स के बगैर उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो इस आइलैंड को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, इसलिए वो क्रूज शिप में वापस लौट आते हैं, जहां अब जेंग ने ताश के पत्तों को पैसों का रूप दे दिया है और उन्हीं के जरिए यहाँ चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। ब्रिक की टीम के कुछ आदमी भी जेंग की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इस टीम में उन्हें खाने पीने और लाइफ के कम्फर्ट की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो जेंग को एक काबिल लीडर मानने लगते हैं। अब मैडी जेंग से एक फिशिंग नेट उधार मांगता है, पर जेंग उसे फिशिंग नेट नहीं देता और उन्हें जंगल में भगा देता है। रात में शीना उनसे मिलती है और अपने हिस्से का फिश उन्हें दे देती है। उसने जैन को इंस्टेंट नूडल्स देकर फिश ली थी, पर मैडी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि शीना जैन के रूल्स मानती है। अब शीना निराश होकर चली जाती है। तभी मैडी उसका दिया हुआ फिश गिरा देता है। अब 90 दिन हो चुके हैं और मैडी लॉटरी टिकट्स को देखकर बहुत उदास हो जाता है कि अब ये किस काम का। तभी अचानक से आसमान से एक मछली गिरती है। इसके बाद तो एक एक करके मछलियों की बरसात ही होने लग जाती है। लगता है तूफान की वजह से ये मछलियाँ यहाँ आकर गिर गई हैं। तब मैडी अपने लॉटरी टिकट को देखता है और रियलाइज करता है कि इस वक्त ये मछलियाँ इसकी लॉटरी टिकट है। दोनों भाई जी बढ़कर फिश खाते हैं और बाकियों को पेड़ों पर सुखाने लग जाते हैं। अब मैडी के दिमाग में एक चालाक प्लान आता है। वो ब्रिक की टीम के साथ एक डील कर लेते हैं कि हम तुम्हें फिश देंगे और तुम हमें अपने आइटम्स देना। वो ऐसे आइटम्स खरीदते हैं जिन्हें यहाँ रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसके बाद वो जैन को भी ऐसा ही ऑफर देते हैं और अपनी मछलियों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब जैन और ब्रिक के दरमियान लड़ाई भी होती है कि मुझे ज्यादा मछलियाँ चाहिए। अब इन दोनों को आपस में लड़वा कर दोनों भाई इनकी ताकत और कमजोरियों को नापने लग जाते हैं ताकि वो इन दोनों को कंट्रोल कर सके। जिसके बाद मैडी एक छोटी सी गुफा के पास जाता है जहाँ शीना नहाया करती थी। वो वहाँ पे शीना से प्यार की बातें करने लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अंदर शीना की फ्रेंड नहा रही थी। वो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट कहकर वहाँ से चली जाती है। शीना ऊपर से उसको देख के हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ ब्रिक की टीम से कहता है कि आप लोग जैंग से एक फिशिंग नेट क्यों नहीं मांग लेते। ब्रिक भी मान जाता है, लेकिन जियाओ कहता है कि अगर फिशिंग नेट चाहिए तो मेरे लिए काम करो और या फिर मुझे मछलियों के 2 हिस्से दे दो। ये सुनकर ब्रिक उसे जोर का मुक्का मारता है। फिर उसकी टीम जैन की सारी मछलियाँ लूटने लग जाती है। दोनों भाई खुश होते हैं कि प्लान कामयाब हो गया। इसके बाद रात को मैडी शिप के माइक पर अनाउंस करता है कि हमें मेट्रॉइड से
बचा हुआ जमीन का हिस्सा ढूंढना चाहिए, पर जैंग उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इस आइलैंड के अलावा पृथ्वी पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बचा हुआ है। पर शीना मैडी को सपोर्ट करती है। मैडी उन्हें दिखाता है कि कैसे इस मशीनरी को ठीक करने से वो इस आइलैंड से बचकर जा सकते हैं। ये देखकर सबकी उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं और जैंग भी उन्हें क्रूज शिप में रहने देता है, खाना और पानी वगैरह का इंतजाम करता है। मैडी कहता है कि हमें मौसम और सी लेवल चेंजेस को देखते रहना चाहिए। मैडी उन्हें चार्ज किया हुआ सेलफोन दिखाता है और जियाओ उन्हें ताश के पत्तों के बदले उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के मैसेजेस और कॉल्स दिखाता है। वो मिलकर काम करते हैं और बोट को पत्थरों के बीच से छुड़ा लेते हैं। इसी बीच जियाओ वहाँ पावर सप्लाई का भी इंतजाम कर देता है और इस बात से खुश होकर सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो उन दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा करते हैं, जिसकी वजह से जियाओ खुद को उनका लीडर मानने लगता है और अपने ताश के पत्ते उनके बीच उछाल देता है। सभी उन कार्ड्स को बटोरने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब देखकर जियाओ खुशी महसूस करता है। अक्सर मैडी और शीना का रोमांस चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उन्हें गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों भाई और ब्रिक चेक करने जाते हैं। मैडी बताता है कि मैंने पहले भी ये आवाज काफी दफा सुनी थी। 12 दिन में ये आवाज एक दफा सुनाई देती है। अब वो पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक शिप नजर आता है। अब ब्रिक वहाँ से जाकर सबको बताता है कि आखिर हमें लेने के लिए एक शिप आ गया है, लेकिन मैडी और जियाओ इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें दोबारा से वहाँ ऐसी जिंदगी ही जीनी पड़नी थी। जियाओ कहता है कि हम शिप वाली बात सबसे छुपा कर रखेंगे ताकि सब पर हमारा कंट्रोल बना रहे। वो वापस जाकर उन सबको बताते हैं कि ब्रिक पागल हो चुका है और उसकी बात का कोई भी यकीन न करे। तभी ब्रिक आके सबको बताता है कि हमें बचाने के लिए एक शिप आ गया है, लेकिन सब उसे पागल समझकर फ्रिज में बंद कर देते हैं। जियाओ एक नया रूल बनाता है कि कोई भी रात के वक्त पहाड़ पर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ शीना भी अपनी असली जिंदगी में लौटना नहीं चाहती, बल्कि मैडी के साथ आइलैंड पे ही रहना चाहती है। अगले दिन सभी ब्रेक को बुली करने लग जाते हैं, जिससे मैडी को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन जियाओ वादा करता है कि हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी पावर भी कायम रखेंगे। जिसके बाद जियाओ कार्ड्स के बदले जैंग से उसकी प्रॉपर्टी मांगता है, लेकिन जैंग इनकार कर देता है। तभी पता चलता है कि जैन एक बड़ी क्वांटिटी में फ्रिज खरीद रहा है ताकि सब लोगों पर उसका होल्ड कायम रहे। फिर जियाओ मोबाइल में जैन की बेटी का वीडियो उसे दिखाता है और उसे डिलीट करने की धमकी देता है। अब जैन को अपनी कंपनी और अपनी प्रॉपर्टी जियाओ के हवाले करनी पड़ती है, पर जैन को यकीन होता है कि इस आइलैंड के बाहर की दुनिया मिट चुकी है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जियाओ के हवाले कर देता है। फिर वो अपनी बेटी की वीडियो देखता रहता है। इसके बाद जियाओ मैडी को अपना असल प्लान बताता है। दरअसल वो बोट का इंजन तोड़कर फिशिंग नेट छुड़ाना चाहता है और इस तरह ये लोग इसी आइलैंड में फंसे रहेंगे। फिर सिर्फ मैं और तुम यहाँ से बच निकलेंगे और अपने शहर जाकर अमीरों की तरह की जिंदगी जिएंगे। जियाओ का इस सेल्फिश प्लान सुनकर मैडी चौंक जाता है। यहाँ मैडी को अचानक से कुछ लोग पकड़कर समुद्र के किनारे ले जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग जमा हुए थे। शीना यहाँ मैडी को सरप्राइज देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस तरह मैडी का बरसों का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं था। सभी इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन मैडी चिल्लाता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ धोखा है। वो सबको बताता है कि उस दिन एक शिप यहाँ पे आया था और ब्रिक बिल्कुल सच कह रहा था। अब बेचारा ब्रिक खुद को पागल मान चुका है, लेकिन सब मैडी को भी पागल समझ के उसे मारने लग जाते हैं। मैडी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। शीना को लगता है कि मैडी ने इतने दिन प्यार का नाटक किया है। अब जियाओ मैडी को बताता है कि जैन की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, इसलिए हमें लौट जाना चाहिए। ब्रेक उनकी बातें सुन लेता है और मैडी को मारने लगता है। अब मैडी उसे कहता है कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। अब जिस दिन शिप आने लगता है तो मैडी और जियाओ सबको बहुत ज्यादा पिलाते हैं ताकि तीनों आसानी से बच सके। इसी बीच ब्रिक शिप में जाता है और फ्यूल पाइप तोड़ देता है। वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। यहाँ मैडी जलती हुई लकड़ी से शिप को ब्लास्ट करने को कहता है ताकि रेस्क्यू शिप उसे देख सके, लेकिन जियाओ उसे रोक देता है और उनकी लड़ाई में लकड़ी शीना के पास गिरती है। मैडी उसे कहता है कि मुझ पे विश्वास करो और शिप में आग लगा दो। शीना उसे शिप पर फेंक देती है, लेकिन वो लकड़ी पानी में गिर जाती है। इतने में जैंग अपने कैबिन से सिगरेट पीता हुआ बाहर निकलता है। मैडी उसे करंट शॉक लगा देता है और उसका सिगरेट नीचे गिर जाता है। इस तरह शिप में आग लग जाती है, जिसके बाद वो उन पेपर्स को आग में फेंक देता है जिसमें जैंग ने अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी जियाओ के नाम की थी। जियाओ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को खोकर पागल ही हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इस शिप ने उन्हें इतने दिन जिंदा रखा, इसलिए वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं और गुस्से में मैडी का पीछा करने लगते हैं। मैडी पहाड़ पर जाता है और गलती से जल्दबाजी में गिर जाता है। तभी वो रेस्क्यू शिप को देखता है और शीना और अपने बारे में सोच के स्माइल करता है। अगले दिन वो समुद्र के किनारे पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो बाकी सबको ढूंढता है। सिर्फ शीना वहाँ बैठी होती है और वो कहती है कि सब रेस्क्यू शिप में जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ जाकर क्या करती। हम अगली बार वहाँ
चले जाएंगे। इस तरह उन्हें आइलैंड पे मजीद कुछ दिन साथ रहने का मौका मिलता है। अब जैन और उसके एम्प्लॉयज दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। जैन उस आइलैंड को खरीद देता है और उसे एक रिजॉर्ट बना देता है। अब सब लोग जियाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उसे टेम्परेरी एमनीसिया हुआ है। मैडी और शीना भी वापस आ जाते हैं और मैडी को उसकी लॉटरी टिकट का पैसा आखिरकार मिल ही जाता है और वो कंपनी की बिल्डिंग खरीद लेता है। वो और शीना बहुत खुशी के साथ रहते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।